यूनिवर्स की सारी चीज़ें मैटर से बनी है, मैटर से बनी तो डेफिनेटली वो एटम से बनी होंगी, बिकॉज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, बट इसमें दो एक्सेप्शन है स्टूडेंट। अब वो एक्सेप्शन क्या है, उसे हम मैटर क्यों नहीं कहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं सो डोंट वरी, प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यू विल डेफिनेटली गोना लव द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट लॉज रिलेटेड टू एटम, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस लॉ में मेनली 3 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, ये लॉ दिया था लोवाइसर साहब ने। सेकंड लॉ है स्टूडेंट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या हम उसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है स्टूडेंट हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ऐसा लॉ जिसमें मास कंजर्व है। मतलब इस लॉ में मास की बात होगी, मास मतलब वेट की बात होगी। ऑल्दो मास और वेट का एक अपना डिफरेंस है स्टूडेंट, डिफरेंसेस है, ये बात की बात है, लेकिन इस वीडियो में हम मास को एक वजन के हिसाब से जानेंगे, वेट के हिसाब से जानेंगे। चलिए इस लॉ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कार्बन है स्टूडेंट, कार्बन का सिंबल C है, ठीक है। इसका वेट होता है 12 ग्राम मास। ओके, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम को आप मिला देंगे तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। ओके, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। और ऑक्सीजन का एक एटम का वेट है स्टूडेंट 16 ग्राम। ओके, 16 + 16, क्योंकि यहाँ पर के 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है, इसलिए 16 + 16 हो जाएंगे 32, ठीक है। सी स्टूडेंट, लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इसका आसान वेरी सिंपल है कि जो रिएक्टेंट, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं क्योंकि ये 2 चीज़ें रिएक्शन हो रही है, ये 2 चीज़ें रिएक्शन हो रही है, इसलिए हमने इसे रिएक्टेंट कह दिया। तो इनका जो वज़न होगा, इनको जोड़ करके जो इनका वेट होगा, उस वेट का इक्वल होना चाहिए ये प्रोडक्ट के वेट्स के, तभी हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए जानते हैं, 12 + 32 कितना हो गया, 44 ग्राम, ठीक है। ये बिफोर रिएक्शन इनका वेट था 44 ग्राम, ठीक है। अब रिएक्शन हो गई, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन के बाद देखते हैं इनका वेट कितना है। कार्बन का 12 ग्राम रहा, ऑक्सीजन का 32। ओके, तो टोटल हो गए 44 ग्राम। तो LHS = RHS हो गया स्टूडेंट, हो गया। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर दिया। इसका मतलब है दिस मीन्स मास इज सेम और कंजर्व, मतलब मास कंजर्व रहा स्टूडेंट। मतलब वेट जो LHS का जो वेट है, जो रिएक्टेंट का वेट है, वो प्रोडक्ट के वेट के इक्वल है। इक्वल है मतलब मास कंजर्व है, मतलब इसका वेट कंजर्व है ना। तो इसमें कोई वेट का गेन हुआ है ऐसा थोड़े ना हुआ है। यहाँ पर 44 है, हमने रिएक्शन कराया तो फिर इसका मास हो गया 46 या इसका मास हो गया 53, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इक्वल रहा है ना। इसे हमने कह दिया मास इज कंजर्व्ड। अब मास कंजर्व किस में रहेगा स्टूडेंट, दुनिया की सारी तमाम केमिकल रिएक्शन जितनी भी हो रही है उसमें मास कंजर्व होगा। मतलब जितनी भी चीज़ें आपने लेकर के केमिकल रिएक्शन कराया है, जितनी भी चीज़ें आपने इंग्रेडिएंट लिया है, ये 2 इंग्रेडिएंट लिए, इसका मास और जो न्यू प्रोडक्ट मिला उसका मास, दोनों का मास इक्वल होगा, दोनों का वेट इक्वल होगा। सी स्टूडेंट, इन केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसे हमने रिएक्टेंट कहा, जो चीज़ें रिएक्ट हो रही है उसे हमने रिएक्टेंट कहा, मतलब ये LHS साइड में होंगे। और जो चीज़ न्यू प्रोडक्ट बन रही है उसे हमने प्रोडक्ट कहा, जो RHS साइड होंगी। ओके, सी स्टूडेंट, इसका मतलब है LHS = RHS, मतलब टोटल मास जो प्रोडक्ट का है वो इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज मास इज कंजर्व्ड। मतलब केमिकल रिएक्शन में, दुनिया में जितनी भी तमाम केमिकल रिएक्शन हो रही है उनमें कोई मास चेंज नहीं हो रहा। मतलब रिएक्शन से पहले जितने भी आपने सामग्री ली थी, जितने भी आपने इंग्रेडिएंट लिए थे, उनका जो वजन है उन्हें आप केमिकल रिएक्शन कराओगे और उसके बाद जो उनका नया प्रोडक्ट का वजन होगा दोनों इक्वल होगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा।
एक और एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। सी सोडियम कार्बोनेट को जब आप रिएक्ट कराओगे इथेनोइक एसिड से तो आपको मिलेगा सोडियम इथोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट का मास है 5.3 ग्राम, इथेनोइक एसिड का मास है 6 ग्राम। चलिए इन दो मासेस को, इन रिएक्टेंट के जो मासेस हैं उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, उन्हें ऐड कर लेते हैं, हमें मिल गया 11.3 ग्राम। अब देखना ये है स्टूडेंट, क्या जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके भी मास 11.3 ग्राम है या नहीं। तो सोडियम इथेनोएट के मास है 8.2 ग्राम, वाटर के मास है 0.9 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के मास है 2.2 ग्राम। ये 3 मास को कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 11.3 ग्राम। मतलब इससे यहाँ पे प्रूफ हो गया स्टूडेंट कि इस केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व है। मतलब मास जो रिएक्टेंट का था वो 11.3 ग्राम है और रिएक्शन के बाद भी इसका मास 11.3 ग्राम है। इससे ये समझ में आता है LHS इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट, बस यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये न्यूमेरिकल्स आपके NCERT बुक में अवेलेबल है फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में नहीं, थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है ये NCERT का, जिसमें स्टूडेंट आपके ये सारे मासेस क्वेश्चंस में अवेलेबल है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रही है या नहीं। तो डेफिनेटली ये कर रही है बिकॉज LHS इक्वल टू RHS शो कर रहा है। सी स्टूडेंट, इससे हमें ये समझ में आया कि मास को ना तो तोड़ा जा सकता है, मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। मतलब मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम तोड़ सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन। रिमेंबर, इन केमिकल रिएक्शन। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है स्टूडेंट, ये दुनिया के सारे केमिकल रिएक्शन के साथ वैलिड है। सिर्फ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन तो न्यूक्लियर रिएक्शन भी होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों होती हैं, उसमें कौन से पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए और दुनिया की तमाम केमिकल रिएक्शन के लिए। हमने तो ये जान लिया स्टूडेंट कि मैटर कंजर्व होते हैं, मतलब रिएक्शन से पहले जितना भी वेट होता है मैटर का और रिएक्शन के बाद जो आपको न्यू प्रोडक्ट मिलती है उनका वेट, दोनों का वेट इक्वल होगा। ऐसा क्यों, मास कंजर्व क्यों है और ये लॉ हम फॉलो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट। देखो तो होता क्या है केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट, बिकॉज इन केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। मतलब देखो, कार्बन, आपको प्रूफ चाहिए सो डोंट वरी। सी कॉपर सल्फेट Cu कॉपर SO4 सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट Na2 सोडियम CO3 कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट Cu कॉपर CO3 कार्बोनेट, ठीक है। Na2 सोडियम SO4 सल्फेट। देखो जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट होता है सोडियम कार्बोनेट से स्टूडेंट तो हमें दो नया प्रोडक्ट मिलता है। एक मिलता है हमें कॉपर कार्बोनेट और दूसरा हमें मिलता है सोडियम सल्फेट, ठीक है। बात क्या हो रही है, बात हो रही है कि इसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट क्या हुआ, जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमने देखा ये सोडियम के जो एटम हैं वो जा कर के लग गए सल्फेट के साथ। सल्फेट के साथ इन्होंने जाकर के दोस्ती कर ली, मतलब ये अपने एटम उठ करके सल्फेट के पास जाकर लग गए और हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया सोडियम सल्फेट। बिफोर रिएक्शन क्या था ये CuSO4 था, कॉपर सल्फेट। आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, है ना। मतलब ये जो सोडियम लग गए सल्फेट के साथ। तो सोडियम भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने अपना सारा एटम उठाया और उठा करके सल्फेट के साथ जा करके ये मिल गए। सल्फेट हैज़ रीअरेंज इट्स एटम विथ सोडियम हैज़ रीअरेंज इट्स एटम विथ सल्फेट आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं हुआ कि सल्फेट 5 ग्राम था तो रिएक्शन के बाद सल्फेट का 10 ग्राम हो गया, नहीं। वेट तो कुछ ना घटा ना बढ़ा स्टूडेंट, बस एटम, क्योंकि मैटर एटम से बने हैं, एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट हो गया, है ना। एक एटम उठ करके इधर लग गया, ठीक है। तो मतलब नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी एटम, एटम का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, मतलब एंड ऑल्सो नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ एटम। एटम ना तो टूटे ना तो डिस्ट्रॉय हुए ना तो कोई नया एटम बना। एटम
एटम मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैटर का जो वेट होता है वो एटम से आता है स्टूडेंट, है ना, क्योंकि मैटर एटम से बना होता है। तो मैटर का एक अपना वेट होगा, ये स्केच पेन का अपना वेट होगा। स्केच पेन क्या एक मैटर है तो मतलब एटम से बना है। तो इस स्केच पेन का वेट कौन देगा, एटम देगा, क्योंकि ये एटम से बना है। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन कराओगे तो ना इसमें कोई वेट में गेन हुआ है ना लॉस हुआ है, बस सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है। एटम का रीअरेंजमेंट क्यों होता है, ऐसा क्या हो गया कि सोडियम उठ करके सल्फेट के पास लग गया, ये हम स्टैंडर्ड 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। तो हमने फर्स्ट लॉ से ये जाना स्टूडेंट कि इसमें मास कंजर्व है। मास कंजर्व क्यों है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट होते हैं एटम्स के। जो पहले एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका ही उसी एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, कोई न्यू एटम का एडिशन नहीं होता है। दैट्स वाई रीअरेंजमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस एटम्स। इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट मास ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एटम विल बी सेम एज दैट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। मतलब मैटर फॉर्म होता है प्री एग्जिस्टेंस मैटर से, और मास जो होते हैं नए एटम के जो बने होते हैं मैटर से वो सेम होते हैं पुराने एटम के। Mass is formed from pre-existing matters and mass of the newly formed matter will be same as that of pre-existence matter। जैसे ही आपने बायोलॉजी में स्टडी किया है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम कहते हैं सेल को, वैसे स्टूडेंट मैटर का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर होता है एटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल है, मतलब जो रिएक्शंस का जो वेट होगा, रिएक्शंस के मास का रिएक्शन का जो वेट होगा, रिएक्शन से पहले जितने भी आपने इंग्रेडिएंट लिए उसका वेट, उसे आप रिएक्शन करा दो, उसके बाद जो न्यू प्रोडक्ट मिलता है उसका वेट, दोनों का वेट इक्वल होगा, मतलब मास कंजर्व है। मास क्यों कंजर्व है, क्योंकि इसमें सिर्फ एटम अपने जगह की अदला बेर, मतलब कि अपने प्लेस का सिर्फ चेंजेस करते हैं स्टूडेंट। मतलब एक एटम उठ करके दूसरे एटम के साथ जाकर के लग जाता है। ठीक है, अब इस एटम का रिएक्शन से पहले अगर 10 ग्राम वेट है तो रिएक्शन के बाद भी इस एटम का 10 ग्राम वेट ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये उठ करके रीअरेंजमेंट कर गया, उठ करके यहाँ चला गया तो इसका वजन हो गया 21 ग्राम, ऐसा नहीं है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ की बात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।